हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, वीआई ग्राफ बनाने वाले हैं किसी भी कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ सारी चीज़ें फॉलो नहीं करती। जो भी चीज़ें ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमिक डिवाइस। ठीक है, तो ओम्स लॉ इन शॉर्ट सिर्फ ओमिक डिवाइस के लिए वैलिड है। ये समझ लो कंडक्टर्स जितने भी होते हैं वो कुछ हद तक ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। बेसिक डिटेल्स के बारे में हमें आज नहीं पढ़ना, हम जब क्लास 12 में जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करके चैप्टर हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना है कि वीआई ग्राफ कैसा होता है, और हम ये वीआई ग्राफ पढ़ने किसके वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कंडक्टर के लिए। या कंडक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली ओमिक डिवाइस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि वीआई ग्राफ क्या होता है, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होती है। जो वीआई ग्राफ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे वी मान लो, यहाँ पे आई मान लो। वीआई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, और ये कहाँ से शुरू होती है, ओरिजिन से शुरू होती है। डन। तो किसी भी कंडक्टर के लिए वीआई ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, और ये कहाँ से शुरू होती है, ओरिजिन से शुरू होती है। डन। अब एक चीज और याद रखना आपको, v बराबर क्या है, आर है। यहाँ से आई क्या हो जाएगा तुम्हारा, v बाय आर। डन। ये रहा v और ये रहा तुम्हारा आर। अब इसे थोड़ा सा हम समझाने वाले हैं, कुछ बेसिक सी बातें हैं जो तुम्हें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मान लेते एक ड्राई लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट इट आई। यहाँ से और अगर थोड़ा सा करते हैं हम, यहाँ से आर कितना हो जाएगा, आर विल बी वी अपॉन में आई। ठीक है, तो ये तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आई है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वी ले लेते हैं। ठीक है, लेट इट बी एंगल थीटा। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, टेन थीटा। टेन थीटा तुम्हारे क्या, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ऐसे लिखे डायरेक्ट, परपेंडिकुलर ये किसके बराबर है, वी के बराबर है, बाय बेस। बेस इज दिस, इसके बराबर आई। ठीक है, तो टेन थीटा वी बाय आई हो गया। वी बाय आई कितना होगा तुम्हारा आर। इस टेन थीटा को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेसिस्टेंस। याद रहेगा, वीआई ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है, रेजिस्टेंस। ये अगर आप लोग को एनटीएससी या जीएसटीएस जैसा कोई एग्जाम होगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी आपको, वरना सीबीएसई एग्जाम में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बता दिया, मेरा काम था बताना। अब ध्यान से देखना, कई बार एक चीज याद रखनी, क्या जो थीटा है वो एंगल किसके बीच में है, आर और आई के बीच में। थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड आई। ठीक है, जो थीटा है वो क्या है, आर और आई के बीच का एंगल है, तो हमेशा याद रखना है। अब ध्यान से देखना, हमको इसका यूज कैसे कर सकते हो, आप ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें बना दी, यहाँ पे लिख दिया मैंने आई, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वी। ये दो चीज़ें मैंने बना दी। यहाँ पर लेट्स से मैंने कहा R1, और यहाँ पर मैंने कहा R2। इसका एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री, इसका एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्री। आपसे मैंने पूछा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हाउ वुड यू नो दैट। अब मान लो आपकी कंफ्यूजन और बड़ी कर देता हूँ, मैंने इसको और लंबा कर दिया, R1 को मैंने और लंबा कर दिया, और R2 को मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब आपसे पूछ रहा कौन सा बड़ा है, तो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो। अगर मुझे R1 निकालना है तो R1 कितना हो जाएगा, स्लोप के बराबर, कितना हो गया, tan 30 डिग्री। और अगर R2 निकालना है उसको मिला tan 60 डिग्री। अब आपको मैथ्स में पता है ना, R1 और R2 की वैल्यू कैसे निकलने वाली है, ध्यान से देखो। R1 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है तुम्हारा 1/√3, और R2 तुम्हारा 60 डिग्री कितना होता है √3। अब दोनों से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली बात है R2 इज ग्रेटर देन R1। याद रहेगा, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। जैसे हम एक ऐसे भी कर सकते थे, लेट्स से हम थीटा1 बोल देते हैं, ये थीटा2 हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते थीटा1 इज ग्रेटर देन थीटा2, तो tan थीटा1 उल्टा लिख दिया बेटा, थीटा2 इज ग्रेटर देन थीटा1, तो tan थीटा2 इज ग्रेटर देन tan थीटा1, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा2 R2 है, R2 इज ग्रेटर देन R1। तो ये बेसिक सी बात है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में नहीं भी है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इससे अगर समझ आ गई तो वेरी गुड, मतलब आगे तो बस आप बादशाह ही नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाली। बस इतना वीआई ग्राफ का स्लोप आएगा और दो लाइन बना के पूछ देगा, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, बोल देगा ये वाला बड़ा है। और हमेशा चेक करना कि एंगल देखना, कई बार ऐसे दे देता है, यहाँ पर बी कर देगा वहाँ पर आई कर देगा, तो हम एंगल ऊपर वाला ले लेंगे। जैसे समझा देता हूँ ऐसे, मान लो यहाँ पर तुम्हारा वी कर दिया, यहाँ पे आई कर दिया, अब आप फंस जाओगे। अब आपको बताना है किसका एंगल आएगा, तो अपन एंगल कौन सा लेने वाले हैं, एंगल भूल जाओ, हम एंगल लेंगे ये वाला।
ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री और ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब देख रहे हो ना उल्टा एंगल हो गया। हमेशा क्या करना है आई और आर के बीच का एंगल लेना है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक वीआई ग्राफ और कंडक्टर और ओमिक डिवाइस, ठीक है। एक चीज और जो मैं लास्ट क्लास में आपको शायद बताना भूल गया था, शायद बता दिया हो, अगर नहीं बताया था तो देख लो, और बता दिया था तो कोई बात नहीं, कोई रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए, तो देखो आर का फॉर्मूला कितना आया था रो एल बाय ए, तो यहाँ से रो कितना हो जाएगा आर ए बाय एल। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए की वैल्यू है 1 यूनिट स्क्वायर, या चलो मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और एल की वैल्यू क्या है 1 मीटर, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा रो के बराबर हो जाएगा, आर और रो बराबर है ना, उनकी वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ तो यहाँ से हमारे पास रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन आ गई, क्या इट इज डिफाइंड एज, या रेसिस्टिविटी कौन सी लेते हैं, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। याद रहेगा रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर होती है, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर होती है, और कब बराबर होती है जब तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर हो गया या 1 यूनिट स्क्वायर हो गया, और लेंथ कितनी हो गई 1 यूनिट या 1 मीटर। तो यहाँ से रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हम यहाँ करने वाले हैं, जो आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको आना ही चाहिए, वो है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। और सबसे पहली चीज जो हम आज करने वाले हैं वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। ऑल्दो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करो, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, स्टिल यू शुड नो कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किसी वीडियो में कि मान लो मैं क्लास में बैठा हूँ, मेरे को कोई चीज सारे बच्चों को पास ऑन करनी है, मैं क्या करूंगा फर्स्ट सीट पर बैठे स्टूडेंट को दे दूंगा, वो पीछे वाले को फिर पीछे वाले को, मतलब एक तरह से एक फ्लो में चला ना, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा। अगर पहले को पेपर ना मिले तो दूसरे को भी नहीं मिलेगा, तीसरे को भी नहीं मिलेगा, चौथे को भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसे ध्यान से देखना क्या बोलेंगे हम, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वोल्टेज डिवाइड्स प्रोपोर्शनली। तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वोल्टेज डिवाइड्स प्रोपोर्शनली, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं तो चीजें समझ में अच्छे से आने लगेंगी। अब ध्यान से देखना है, एक रेसिस्टर, दिस इज द 2 रेसिस्टर और ये 3 रेसिस्टर, डन। ये हमने 3 रेसिस्टर्स को कंबाइन कर लिया और ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाने वाली है, सीरीज। और ये ऐसी कॉम्बिनेशन सीरीज क्यों कहलाएगी, इसका रीजन तुम पता कर सकते हो। क्या देखना, एक खत्म हो रहा है फिर दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हो रहा है फिर तीसरा, फिर तीसरी शुरू खत्म हो रहा है तो चौथा, ठीक है। अब याद क्या रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, कि मैंने यहाँ पे आई करंट दिया तो यहाँ पर रिटर्न होके भी आएगा, हर जगह करंट कैसा रहेगा, आई ही रहेगा, ठीक है। लेट्स से एक रेजिस्टर R1 है, R2 है या R3 है, डन। अब इसको मैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर बांटू तो वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, इसको वोल्टेज V1 मिला, इसको वोल्टेज V2 मिला और इसको वोल्टेज क्या मिला, V3 मिला, ठीक है। अब आप लिख भी लेना कि कंसीडर 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 कनेक्टेड विद वोल्टेज V सप्लाई, ऐसे करके लिख लेना, बस। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो V कितना हो जाएगा तुम्हारा, V1 प्लस V2 प्लस V3, डन। अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ
तो V तुम्हारा कितना होता है आर आई, यहाँ तुम डाल सकते हैं ना ओम्स लॉ अप्लाई करके V बराबर तुम्हारा क्या होता है आर आई, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आर सीरीज की बात करो ना, आर एस लिख देना, आर सीरीज इंटू आई इज इक्वल्स टू आर वन आई प्लस आर टू आई प्लस आर थ्री आई। अब हमको बताया था मैंने हर जगह आई लिखा है, आई लिखने का रीजन क्या है कि हर जगह करंट क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो सर्किट में हर जगह पे करंट क्या आने वाला है सेम आने वाला है। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है आर एस आई और वहाँ कुछ कॉमन आ रहा है आई, क्या बचा आर वन प्लस आर टू प्लस में आर थ्री, कुछ कट रहा है आई से आई कट गया, तो आर एस कितना हो जाएगा आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री। डन, तो ये तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। डन, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत सारे रेसिस्टर्स होते हैं 4 n रेसिस्टर्स, अगर बहुत सारे रेसिस्टर्स होते तो RS कितना हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, दैट मींस कि जितने भी हैं आप सबको यहाँ पे क्या कर दो प्लस कर दो। देन अब एक चीज आपको और याद रखनी है, सपोज करो 4 n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, अगर आइडेंटिकल रेसिस्टर्स होते हैं मतलब बहुत सारे रेसिस्टर्स एक जैसे हैं, मान लो ऐसा समझ लेते हैं, अगर तीनों आ रहे थे तो आंसर क्या आता 3R, 4 होते तो 4R, 5 आते तो 5R, 10 होते तो 10R, ऐसे जो तुम्हारा सीरीज होगा वो कितना हो जाएगा NR के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में, दोबारा समझ लो, 2 होते तो R प्लस R 2R, 3 होते तो R प्लस R प्लस R 3R, n है तो R प्लस R कितनी बार n बार कितना हो जाएगा NR, याद रहेगा। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा NR। अब तो ये था तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, 3 के लिए इतना आएगा, n के लिए इतना आएगा, बहुत सारे आइडेंटिटी के लिए इतना आएगा। अब जो दो तीन बातें याद रखनी है वो ये आपको क्या, पहला कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, याद रहेगा आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इसका ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि करंट डिक्रीज हो जाएगा, छोड़ो नहीं बोल रही इतना पता कि बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, ऐसे याद रख लो। तो ये सारी चीजें हैं तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जो आपको याद रखनी है। अब एक बार जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। उम्मीद है आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रहेगा, इट इज अ क्लोज सर्किट इन विच करंट डिवाइड्स इनटू 2 और मोर क्लोज पाथ्स। मतलब अब इसे समझाने के लिए दोबारा एक बार समझ लो। मैं यहाँ पर ना बहुत कुछ लेके ही बैठा हूँ सबको बांटने के लिए, ठीक है। आप सारे के सारे क्लास में बैठे हो, ऐसे करके एक लाइन है, एक लाइन दूसरी लाइन है, ठीक है। अब मसला क्या है कि मैं किसी को शीट दे रहा हूँ, लेट्स से मैंने पहली महिला कोई लड़की पहले बैठी उसको मैंने एक शीट दी, अब वो अपनी शीट पीछे पास करे, वो अपनी शीट पीछे पास करे, तो ये फ्लो में हो रहा है ना, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे सीरीज। डन। अब इसमें दिक्कत क्या है कि जो लास्ट में एकदम बैठा हुआ है ना उसके पास शीट आने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है।
और प्लस अगर बीच में मैंने शीट देना बंद कर दिया तो जिसके पास शीट है वो रख लेगा, वो आगे पीछे शीट को चेंज नहीं करेगा। डन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर सारे उठ के मेरे पास ही आगे शीट ले जाएं, सारे आगे मेरे पास आगे शीट ले जाएं, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रहेगा, अगर एक ही जगह से सारे के सारे सामान को उठा के लेके चले जाए, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में दिक्कत क्या है, अगर बीच में किसी सीट का जो बंदा है वो बीमार पड़ जाए, बेहोश हो जाए या क्लास छोड़ के चले जाए, तो सीट पास होना बंद हो जाएगा, पीछे और सीट पास नहीं हो पाएगी। लेकिन पैरेलल में क्या है, एक आदमी की अगर तबीयत भी खराब है तो बाकी अपने जिनको सीट से वो साथ अपनी अपनी सीट लेके चले जाएंगे। इसे ऐसे समझ लो कि अगर मैं बात करूं कि मैं पार्लर में यहाँ बैठा हूँ ना, तो लेट्स से कि मैं एक ही दुकान से सामान खरीदता हूँ और वो एक दुकान वाला भी किसी एक ही दुकान से एक ही बंदे से सामान लेता है और वो बंदा भी किसी एक बंदे से सामान लेता है, तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट्स से इस पूरे बंदे की टोली में एक बंदा कोई बीमार पड़ गया, क्या कह रहा हूं मैं एक दुकान वाले सामान लेता हूँ, वो किसी से सामान लेता है और वो किसी सामान लेता है, और वो किसी और के अलावा किसी से सामान नहीं लेगा। मतलब मान लो मैं बी से सामान लेता हूँ, बी सी से सामान लेता है, सी डी से सामान लेता है, ठीक है, और हम इसके अलावा किसी सामान नहीं ले सकते। लेट्स से डी बीमार पड़ गया तो सी को सामान नहीं मिलेगा, बी को सामान नहीं मिलेगा, ए को सामान मुझे नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? ये था तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पार्लर में एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे दुकान वालों पे डिपेंडेंट होते हैं, यार एक से नहीं मिला, दूसरे से ले लिया, दूसरे से नहीं मिला, तीसरे से ले लिया, जो सोर्स है वो सेम होगा। मतलब लेट्स से कि चावल इंडिया में या गेहूं कहीं से आता है, तो प्रोडक्शन सोर्स तो एक ही जगह होगा ना, मतलब एक ही सप्लाई, एक बड़ा सा सप्लाई होगा, कोई बफर स्टॉक होगा, यहाँ से सारे लोग सामान उठा के लेके आ रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन वहां पर बहुत सारे सेलर जाते हैं परचेज करने के लिए, बहुत सारे परचेज जो हमें सेल कर रहे हैं वो वहां पर परचेज करने जाते हैं एक साथ। तो मान लो एक अगर बीमार भी पड़ गया, दूसरा बंदा तो ले आएगा ना। पार्लर में 4 दुकान है, एक दुकान वाले की तबीयत खराब है, उसने बंद कर दिया, बाकी 3 दुकान वालों से तुम सामान ले सकते हैं। तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर एक जगह पे कोई गड़बड़ी हुई तो बाकी सब काम करेगा, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। डन। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दिस वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंड करंट डिवाइड्स प्रोपोर्शनली। करंट कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज क्या होगा, प्रोपोर्शनली डिवाइड हो, सॉरी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, करंट डिवाइड होगा प्रोपोर्शनली। डायग्राम बना लेते हैं। ये एक रेसिस्टर आ गया, ये एक और रेसिस्टर आ गया और यहाँ से एक और रेसिस्टर निकाल गया। यार डायग्राम इतना सुंदर सा निकल रहा है, क्या करूँ बेटा, कॉपी में एकदम बढ़िया सा तरीका पड़ता है डायग्राम बनाना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, तुम्हें कॉपी चेक करते हुए और एग्जामिनर चेक करते हुए अच्छा लगे। बेसिकली मुझे ना भी लगे, एग्जामिनर चेक करते हुए अच्छा लगना, ठीक है। फिर वही हमने अपना भयंकर सा ब्रह्मास्त्र बना लिया कि मैं हमेशा एक बना दो चार बना लिया करूँ, कंफ्यूज से मुक्ति अगर मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ मार्कर एरिया में बस। लॉकडाउन जब तक खुलता नहीं तो मार्कर में जा सकते, तो मैं तो कुछ नहीं, तुम तो बस नेट सरकार ने दे रखा है, घर वालों ने दिला रखा है, तो काम चल जाता है। हम लोगों को बहुत दिक्कत है और मैं लगती वीडियो बनाना, तुम्हें लगता है अरे सर जी आप तो बस आके बोले चले जाते हो, ऐसे इतना आसान नहीं बैठा। चलो देखो ध्यान से, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। लेट्स से आई करंट आएगा, आई करंट ही जाएगा, मगर यहाँ पर लेट्स से I1 टूट गया, यहाँ पर I2 टूट गया और यहाँ पे I3 टूट गया। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। अब ध्यान से देखना, I क्या जाएगा तुम्हारा I1, I क्या जाएगा तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस में I3। डन। अब V क्या था तुम्हारा, V इज इक्विवेलेंट टू R है, यही होता है ना ओम्स लॉ से। तो यहाँ से I कितना हो जाएगा, V बाय R। तो यहाँ पे कर देते हैं V बाय R पैरेलल, RP का मतलब है R पैरेलल, ठीक है। ये हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, 3 रेसिस्टर्स के लिए। और यहाँ पे V सेम क्यों रखा है, V इज कांस्टेंट किसके लिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ से V इंटू 1/R पे लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से भी तुम्हारा कट गया, 1/R पे कितना हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
तो ये था। अगर ऐसे बहुत सारे होते हैं भैया, ये तो 3 ही है, 4 5 6 7 8 9 10 15 होता क्या करता है 4 n रेसिस्टर्स। अगर n रेसिस्टर्स होते तो हम क्या करते? सोचो सोचो। अगर मैं आपसे बात करता हूँ n रेसिस्टर्स के लिए, तो 1 में R1 मतलब RP is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 1 by Rn, मतलब जितने भी होते हैं वो रेसिप्रोकल करके अगर जोड़ दो, ठीक है। 4n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स। आइडेंटिकल रेसिस्टर्स के केस में हम क्या करने वाले हैं? अगर बहुत सारे रेसिस्टर्स हों, सारे के सारे क्या हों? आइडेंटिकल हो, तो इसके केस में हम क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखना। 1 by R पैरेलल कितना हो जाएगा? 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R n टाइम्स। डन। अब इसे देख लो, अगर 2 होते तो क्या होता? 1 by R पैरेलल हो जाता, तो हमारा 1 by R प्लस 1 by R यानी 2 by R। तो 1 by R पैरेलल कितना हो जाता? R by 2। डन। ऐसे अगर 3 होता, 3 रेसिस्टर्स होते, तो 1 by R पैरेलल कितना होता? 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R। डन। तो यहाँ से 1 अपॉन में R पैरेलल कितना होगा? 3 by R। तो R पैरेलल बेटा कितना हो जाएगा? R by 3। कुछ बात तुम्हारे भेज में पड़ी? ऐसे अगर मैं बोलता हूँ R पैरेलल n के लिए कितना हो जाएगा? R by n। तो वैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन में R पैरेलल कितना हो जाएगा तुम्हारा? R by n। n रेसिस्टेंस के लिए रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? R by n। तो इसे को चलिए नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। चलिए बहुत बड़े में बेसिकली चेक कर रहे थे फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा, और ये बाउंड्री लाइन में नीचे लिखूंगा तो काम तमाम हो जाएगा। उम्मीद आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि स्पीड से तो तेज ही है, तो आपने कर लिया होगा, इससे अच्छा कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ तो आपको याद रखना है क्या? इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस कहाँ पे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये बात याद रखनी है आपको। बस इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, उसके बाद लास्ट का टॉपिक करेंगे हम, उसके बाद आपकी भी मौज और मेरी भी मौज, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मौज क्या है, जब तक ये कोरोना वायरस जाता नहीं तब तक मौज की तो सवाल ही नहीं है। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में एक छोटा सा काम हम और कर लेते हैं। क्या? सीरीज वर्सेस पैरेलल मुकाबला हो जाए। मुकाबला बड़ा पसंद है तुमको, मुकाबला होगा लैला। चलो लैला से बाद में करेंगे क्वेश्चन का काम। इतना समाचार है, बुरा लग रहा होगा सर जी आपकी आवाज़ से बच्चे की आवाज़ आ रही है, जैसे मुझे लगता है तुम क्लास में देना चाहते हो। पहली बार क्लास में मिल बना तो मैं शोर में जाना। खैर मुद्दे पर आता है, R1 R2 R3। चलो आई करेक्ट गया था, आई करेक्ट वापस आया, I1 I2 I3। दोनों को एक बार कंपेयर कर रहे हैं। जल्दी कंपेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो बहुत सारा टॉपिक है, इसको फिर 13 चैप्टर जब हम पढ़ेंगे दोबारा उसमें भी पढ़ने हैं, तो अभी क्यों उसमें मतलब सरदर्दी पा लें, वो धीरे धीरे ले लें। अगर मैं पहली बात करता हूँ क्या करूँगा, बात ही बात करनी है अपने पर, करना क्या है। देखो पहली चीज़ तो ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही स्विच हो सकता है। अगर मैंने इसको बंद कर दिया ना तो भैया सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट क्या होगा? ओपन हो गया, अब कहीं पे करंट ट्रेवल ही नहीं कर सकता। तो क्या समझ में आया?
कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही स्विच हो सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही स्विच हो सकता है, यानी कि घर में सारी चीजें जला दो, पंखा, कूलर, टीवी, एसी, चाहे ठंड लगी हुई चाहे गर्मी लगी हुई है, तो सारे जलेंगे तो सारे बंद होंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या हम 3 स्विच लगा सकते हैं, एक स्विच यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखो क्या है, अगर मैंने ये स्विच ऑन भी कर दिया तो क्या होगा, इससे करंट जा पाएगा, इससे करंट जा पाएगा, 2 क्लोज पाथ तो भी बन रहे हैं ना, उसमें इसमें क्या है, एक ही क्लोज पाथ है, कहीं से भी टूटा तो खत्म है, इसमें क्या 3 क्लोज पाथ है, कहीं से भी टूटा काम चलता रहेगा। तो इसमें सिंगल स्विच, इसमें बहुत सारे स्विच मिल जाते हैं, इसमें सेपरेट स्विच मिलता है, इसमें मल्टी स्विचेस हमें मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या रखना है आपको कि इसमें सबके लिए करंट सेम होता है, इसमें सबके लिए करंट अलग अलग होता है। अलग अलग होने का फायदा क्या है, टीवी, कूलर, एसी चला रहे सबको अलग अलग करंट चाहिए, इसमें अलग अलग करंट मिल जाएगा। भैया इसमें सबको बराबर करंट मिलेगा, समझ लो, सूर्य CFL और एसी बराबर करंट मिल रहा है, या तो सूर्य CFL चलता बनेगा या तो एसी चलता बनेगा, तो उसमें दोनों में एक दिक्कत ये भी आ गई, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसमें अगर कोई चीज खराब होगी ना, पूरा सर्किट ही बकवास है, किसी काम का नहीं है, ढूंढना पड़ेगा ना कौन सी चीज खराब हुई है। इसमें क्या है, अगर एक चीज खराब भी होगी ना तो बाकी 2 चीजें चलती रहेंगी। तो ये तुम्हारा सीरीज वर्सेस पैरेलल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा था, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। एक चीज हमेशा याद रखना कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ये 2 बातें पढ़ी थी। और एक चीज और याद रखना क्या, कि डोमेस्टिक सर्किट जो होता है ना, उसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसके एग्जांपल आप सभी को पता है, जब भी आप कोई एक चीज बंद करते हो तो बाकी सारी चीजें क्या करती हैं, काम करते रहती हैं। तो ये एग्जाम में मतलब सबसे आगे समझ आ गई थी। तो मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।